आज शुरू करेंगे एक कहानी से। एक बार एक साइंटिस्ट था, नाम था डॉक्टर पवन सुखदेव। वो 2010 में एक यूएन रिपोर्ट लेकर के आया और उसने दुनिया को एक शॉकिंग नंबर बताया। उसने कहा, अगर हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट को एक कंपनी के तौर पे माने तो उसकी एनुअल वैल्यू जो होगी वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर होगी। समझ लो कितना ज्यादा पैसा। और ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स कैसे? क्योंकि अमेज़न ऑक्सीजन प्रोडक्शन से लेकर के रेनफॉल रेगुलेशन से बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट से लेकर के इतने सारे जो काम करता है, सब चीज को मिला करके जो उसका ओवरऑल वैल्यू होगी वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर होगी। लेकिन आज आज क्या स्थिति है? अमेज़न का 17% ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और ये खत्म कैसे हुआ है? कुछ आग लगने से, कुछ पेड़ों को काटने से। और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि अगर 20-25% और गया तो समझ लो अमेज़न अपनी मौत खुद करवा देगा। एक जंगल इतना पावरफुल कैसे है? और एक चीज का दूसरी चीज पे इतना गहरा रिश्ता कैसे होगा? आपने, अगर आपको याद होगा, आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो स्टार्ट में एक वीडियो था जिसमें तीन जानवर आपस में इकोलॉजी की बात कर रहे थे। तो इकोलॉजी यही साइंस एक्सप्लेन करती है कि एक चीज का दूसरी चीज से इंटरकनेक्टेडनेस, उसका रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। और इस वीडियो के भी एंड होते होते आप समझोगे कि दुनिया की हर एक ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो बैक्टीरिया हो या ब्लू व्हेल हो, सबका एक रोल जरूर है। और जब भी वो रोल डिस्टर्ब होता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ग्लोबल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, इकोलॉजी, द साइंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, इकोलॉजी। ये इकोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से आया है। एक है ओकियोस, मतलब कि घर, और दूसरा है लोगोस, मतलब स्टडी। अगर लिटरली इसका मतलब निकालें तो अपने घर की स्टडी। ठीक है। लेकिन यहाँ घर मतलब सिर्फ आपका मकान नहीं है, ये पूरी की पूरा अर्थ है। ठीक है। इकोलॉजिकली बेसिकली बेसिकली ये बताता है कि कैसे लिविंग बीइंग्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दूं तो 2023 में दिल्ली में यमुना इतनी ज्यादा ओवरफ्लो हुई थी कि जो पुराना यमुना का फ्लड प्लेन एरिया था वो पूरा डूब गया था। क्यों? क्योंकि वहां जो ट्रीज काटे गए थे, सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई थी और नेचुरल ड्रेनेज डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये एक ह्यूमन एक्शन था और इसका रिजल्ट हुआ इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन। ठीक है। यही इकोलॉजी समझाना चाहता है कि एक एक्शन दूसरे एक्शन पे डिपेंडेंट है। अब समझते हैं व्हाट इज इकोलॉजी। तो इकोलॉजी तीन चीजें स्टडी करता है। पहला, ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग बींग्स। ये एक इंडिविजुअल एंट से लेकर के एक बड़ी ब्लू व्हेल तक। दूसरा क्या चीज है? एनवायरनमेंट, वो फिजिकल और केमिकल सराउंडिंग जिसमें वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है, जैसे टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा, ये सब। ठीक है। तीसरा जो है इंटरकनेक्टेडनेस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रिकेट वेब ऑफ रिलेशनशिप्स है। ठीक है। जिसमें एक चेंज पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है। करंट एग्जांपल के तौर पे देखो, 2021 में ऑस्ट्रेलिया में जो माइस की पॉपुलेशन थी वो सडनली एक्सप्लोड हो गई थी। बिलियंस ऑफ माइस। क्यों? क्योंकि एक बम्पर वीट हार्वेस्ट थी और नेचुरल प्रेडेटर्स कम हो गए थे। एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ने पूरे फुल ब्लोन क्राइसिस क्रिएट कर दी थी। और ये सिर्फ माइस की प्रॉब्लम नहीं थी, ये इकोलॉजी की लैंग्वेज थी जो बोल रही थी कि सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा, यूपीएससी के लिए यहाँ नोट करने की बात यह है कि इकोलॉजी की डेफिनेशन ऑफन पूछी जाती है, मेंस वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन में अगर डिफाइन करूं तो इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है। तो जो यही अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर आते हैं नेक्स्ट, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है। अब हम समझेंगे इकोलॉजी के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये एक तरह की हायरार्की है, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं इसमें। सबसे पहले आता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि एक सिंगल लिविंग बीइंग है, जैसे एक हिरण या एक पेड़ या एक बैक्टीरिया। ये इकोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है। फिर आता है पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन मतलब सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल का एक ग्रुप जो सेम एरिया में रहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, एक डियर वर्सेस जंगल के सारे डियर। वो एक डियर ऑर्गेनिज्म है और जंगल के सारे डियर पॉपुलेशन। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल समझो। इंडिया में 2023 के टाइगर सेंसस के अनुसार 3682 टाइगर्स हैं और ये इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन का स्टडी करना, पग मार्क्स देखना, कैमरा ट्रैप्स लगाना, ये सब पॉपुलेशन इकोलॉजी का हिस्सा है। ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ती है या घटती है, ये चार चीजें डिसाइड करती हैं। क्या क्या? एक तो पहला बर्थ, दूसरा डेथ, तीसरा इमिग्रेशन यानी बाहर से जो आते हैं उसको इमिग्रेशन कहते हैं, IMMI। ठीक है, फिर एक होता है एमिग्रेशन यानी बाहर जाना, जिसको जिसका एग्जांपल EMI से शुरू होता है। ठीक है, तो ये चार चीजें डिसाइड करती हैं पॉपुलेशन। ठीक। अच्छा, एक समझने वाला कॉन्सेप्ट है जो आईएफएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि प्रीलिम्स देते हो तो आईएफएस का ही पूछता है उसमें। तो ये एक क्वेश्चन पॉसिबल है कि पगमार्क से क्या डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, देखो पगमार्क से क्या क्या डिटरमाइन किया था। एक तो स्पीसीज प्रेजेंस, फिर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, पॉपुलेशन एस्टिमेशन, सेक्स रेशियो और एज ऑफ लार्ज कैट्स जैसे टाइगर। ये सब चीजें पगमार्क से डिटरमाइन की जाती हैं। ये आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है, इसलिए ये जानकारी, ये फैक्ट है, इसको रख लो, याद याद कर लो या कहीं लिख लो। फिर आते हैं नेक्स्ट पे हम, कम्युनिटीज द टेपिस्ट्री ऑफ लाइफ। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? देखो, कम्युनिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले बहुत सारे पॉपुलेशन, जैसे प्लांट, एनिमल, फंगाई, बैक्टीरिया, सब मिलकर के जो रहते हैं वो, ठीक है, वो कम्युनिटी बना के रहते हैं। फिर इसमें एक फॉरेस्ट जो है, एक फॉरेस्ट कम्युनिटी में क्या क्या होता है वो देखो। एक डियर होता है जो कि हर्बीवोर होता है, फिर वुल्व्स जो कि प्रेडेटर्स होते हैं, ओक ट्री फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है, मॉसेस जो है वो ग्राउंड कवर और मॉइस्चर के लिए होते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट्स जो है वो पॉलिनेटर्स और डिकम्पोजर्स की तरह, पॉलिनेटर्स और डिकम्पोजर्स का रोल अदा करते हैं। और ये एक टेपेस्ट्री है, मतलब इसका हर एक धागा एक स्पीसी है, और एक धागा अगर टूटा तो पूरी की पूरी डिजाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो, और कम्युनिटी के बारे में देखेंगे तो कम्युनिटी दो तरह की होती है। एक होती है मेजर कम्युनिटी और एक होती है माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी क्या? लार्ज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट और जो होते हैं वो मेजर कम्युनिटी में आते हैं, जो सिर्फ सनलाइट से एनर्जी लेते हैं बाहर से। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री हो गया, जैसे अमेजोन या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं। ठीक है, ये सब मेजर कम्युनिटी एग्जांपल है। फिर माइनर कम्युनिटीज, इनको सोसाइटीज भी कहते हैं। ठीक है, नेबरिंग कम्युनिटीज पर ये डिपेंड करती हैं, जैसे काउडंग पैड पर लाइकेन का कारपेट। ठीक है, छोटी कम्युनिटी का एग्जांपल है, लेकिन इकोसिस्टम में उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। और एक एग्जांपल और दूं मैं तो 2024 में काजीरंगा नेशनल पार्क में फ्लड्स के बाद डियर पॉपुलेशन जो था वो टेम्परली हायर ग्राउंड पे शिफ्ट हो गया था। इस शिफ्ट से वो क्या हुआ था कि वुल्फ और बाकी प्रेडेटर्स का जो बिहेवियर था वो भी चेंज हुआ था, और एक कम्युनिटी का मूवमेंट दूसरी कम्युनिटी पे कैसे रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। ठीक है, कम्युनिटीज जो होती हैं यूजुअली अपनी डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज के नाम पर रखी जाती है, जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी, फिर मैनग्रोव कम्युनिटी। ठीक है, ये सब सुना है ना, तो वो जो डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज होती है उसी के नाम पर रखी जाती है कम्युनिटी का नाम। ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज समझने के लिए, इको ये जो है आपका इकोसिस्टम जो होता है, बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर और उनके बीच का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब बायोटिक क्या होते हैं? लास्ट लेक्चर मैंने समझाया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ये सब बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। ए बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं ये भी समझाया था। फिजिकल एनवायरनमेंट, सनलाइट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब आपके ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल है आपका कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ट्रीज, एनिमल, सॉइल, रेनफॉल और सनलाइट जो होती है, ये सब मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स का एक मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप दे देता हूँ जो लास्ट लेक्चर में था। देखो, सनलाइट किस लिए जरूरी जरूरी होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर क्यों होता है? क्योंकि वो लाइफ का बेस है। सॉइल क्या होता है, किस लिए जरूरी होता है? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहीं से वो उठाते हैं। फिर टेम्परेचर, वो स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है। ठीक है,
फिर एयर जो है वो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। ठीक। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं मैं कि 2023 में एल नीनो की वजह से इंडिया के कई रीजन्स में मॉनसून डिलेड हुआ था। और उस एबायोटिक चेंज ने क्रॉप इकोसिस्टम्स जो थे, वेटलैंड इकोसिस्टम जो थे, और कई मेरीन इकोसिस्टम्स को भी डायरेक्टली इफेक्ट किया था, क्योंकि बारिश अगर टाइम पे नहीं होगी तो क्रॉप इकोसिस्टम, यानी हमारा जो कृषि प्रधान देश है, तो क्रॉप्स उस कायदे से उगेंगे नहीं। ठीक है। मरीन इकोसिस्टम में आपके नदी वगैरह के पानी कम हो जाते, जल स्तर कम हो जाता है, वाटर लेवल कम हो जाता है। तो मरीन जो एनिमल्स होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ए बायोटिक फैक्टर अगर चेंज होता है तो पूरे बायोटिक कम्युनिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक याद रखने वाली चीज आपके लिए ये है कि इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का। ठीक है। इसमें एनर्जी फ्लो होती है और न्यूट्रिएंट साइकिल करते हैं। ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये सब डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है इसी चीज से। ठीक। और इन सब चीज को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब आते हैं बायोम्स पे। बायोम क्या होता है? बायोम अर्थ का जो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है, जो एक स्पेसिफिक क्लाइमेट और डोमिनेंट प्लांट एनिमल्स के बेसिस पर डिफाइंड होता है। ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको 5 मेजर बायोम्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है। जो वॉर्म, उसके कुछ की फीचर्स ये हैं कि या तो वो वार्म होता है। ठीक है। वहाँ वेट क्लाइमेट होता है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, अपने इंडिया में नॉर्थ ईस्ट का एरिया। ठीक है। फिर है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है? ड्राई होता है, स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन होते हैं वहाँ पे, जैसे कैक्टस हो गया। ठीक है। और कुछ स्पेशल लिजर्ड्स होते हैं, कुछ स्नेक्स होते हैं। ठीक है। जो डेजर्ट में ही पाए जाते हैं। फिर एक अगला जो बायोम है वो ग्रासलैंड का। ठीक है। जैसे ये ओपन प्लेन्स होता है। ठीक। और ग्रास डोमिनेटेड होता है। फिर होता है टुंड्रा वाला। टुंड्रा का मतलब जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंडा। ठीक है। परमाफ्रॉस्ट वगैरह जमता हो। ठीक। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट एक अगला बायोम है, जिसमें मॉडर्न क्लाइमेट और 4 सीजन्स होते हैं। हम्म, उसके बाद में फिर बायोटैट वर्सेस हैबिटैट के बारे में अगर मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये यूपीएससी में नॉर्मली पूछा जाता है कि बायोम और हैबिटैट के बीच में, बायोम जो है, इट इज नॉट सेम एज हैबिटैट। ठीक है। एक बायोम के अंदर मल्टीपल हैबिटैट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम में अलग अलग हैबिटैट्स है, जैसे फॉरेस्ट का अलग है। ठीक है। और कैनोपी अलग, फिर इमर्जेंट लेयर अलग, ये सब सबका अपना इकोसिस्टम होता है। तो ये हो गया बायोम्स और हैबिटैट में डिफरेंस। ठीक। एक बायोम के अंदर मल्टीपल हैबिटैट हो सकते हैं। ठीक है। इतना ध्यान रखना। तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे बायोम बड़ा सर्किल है, उसके अंदर एक हैबिटैट। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, एनर्जी फ्लो, द लाइफ ब्लड ऑफ इकोसिस्टम्स। अब इकोसिस्टम जिंदा कैसे रहता है? एनर्जी से। और ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी फ्लो जो है, 3 प्लेयर्स के थ्रू होती है। सबसे पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है डिकम्पोजर्स। ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? प्लांट, एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन, ये सब। ठीक है। और ये फूड चेन का बेस होते हैं। फिर दूसरा कौन है? कंज्यूमर्स। ये प्रोड्यूसर्स या दूसरे कंज्यूमर्स को खाकर एनर्जी लेते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। ठीक है। तीसरा होता है डिकम्पोजर्स, जिसमें आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ तोड़ करके न्यूट्रिएंट्स बना करके वापस सॉइल में डालते हैं। और ये इकोसिस्टम के सैनिटेशन वर्कर्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है। एक एग्जांपल दूं तो 2024 में अरेबियन सी में मैसिव एल्गल ब्लूम देखा गया था। ठीक है। जिसको जिसमें मेनली जो था, एक स्पीशीज था नॉक्टिल्कुआ स्किलियंट्स। ठीक है। और ये तब होता है जब न्यूट्रिएंट का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। एल्गी जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अनएक्सपेक्टेडली ब्लूम करते हैं। और वो अनएक्सपेक्टेडली ब्लूम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्सीजन डिप्लीट करेंगे। ठीक है। ऑक्सीजन डिप्लीट करेंगे तो क्या होगा कि मछलियां मर जाती हैं। और मछलियां जब मरती हैं तो मरीन फूड चेन जो है वो कोलैप्स करता है, जिसमें एनर्जी फ्लो में डिस्टर्बेंस होता है और इकोसिस्टम की क्राइसिस होती है। ठीक है।
तो एक चीज इसमें से आपको याद रखनी होगी कि ये जो एनर्जी का जो फ्लो होता है ये लीनियर फ्लो कभी नहीं होता, ये फूड वेब होता है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का नेटवर्क होता है, तो इसलिए लीनियर नहीं होता, आड़ा टेढ़ तिरछा होता है। ठीक। तो अब इसके बाद फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। इस पे सवाल आते हैं यूपीएससी में, यूपीएससी में भी आता है, स्टेट पीसीएस में भी आता है। और इसका आपका ये भी एनर्जी फ्लो के बारे में सवाल पूछते हैं, एनर्जी फ्लो का ये बेसिक था। अब एनर्जी फ्लो में ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ध्यान पे रखना, ठीक है, अभी जो मैं समझाऊंगा। इसके तीन टाइप्स हैं। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, इसमें हर ट्रॉफिक लेवल पे इंडिविजुअल्स की संख्या होती है, ठीक है, और ये इन्वर्टेड भी हो सकती है, जैसे एक पेड़ लाखों इंसेक्ट्स को सपोर्ट कर सकता है, पेड़ बेस पर रहेगा और इंसेक्ट्स ऊपर, इन्वर्टेड भी हो सकता है ये, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर। फिर पिरामिड ऑफ बायोमास आता है। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है कि हर लेवल पर ऑर्गेनिजम्स का टोटल मास, ठीक, जनरली अपराइट होता है, एक्सेप्शन है इसके, जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं और उनका बायोमास कम दिखता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली। और उसका फिर होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा अपराइट होता है, तो ये ध्यान पे रखना यूपीएससी में भी, और एक दो बार यूपी पीसीएस में भी ये सवाल पूछा गया, दो तीन बार पूछा गया है एक्चुअली, यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में भी चार पांच बार पूछा जा चुका है ये सवाल। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल ये है इसमें कि इस कौन सा आपका इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, इन्वर्टेड नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार तो ऐसे करके पूछा गया था, एक दो बार ऐसे पूछा गया था कि कौन सा इनमें से इन्वर्टेड है, ठीक है, तो ऐसे करके पूछा गया था। और यूपीएससी में भी एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि इन्वर्टेड कौन सा है और नॉन इन्वर्टेड कौन कौन से हैं, ठीक है। और एक बार पिरामिड ऑफ एनर्जी में पूछा गया था कि 10 इसमें से कौन सा पिरामिड 10% रूल फॉलो करता है, ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ही जो है वो 10% रूल फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि 10% रूल में क्या होता है कि जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे प्लांट्स से जब अगर एनर्जी हर्बीवोर्स में जाएगी, तो सपोज प्लांट के पास 1000 कैलोरी है, तो उसका 10% होता है 100, तो जब हर्बीवोर के पास वो जाएगी वो 100 कैलोरी ही जाएगी, ठीक है। फिर हर्बीवोर से जब कार्निवोर्स के पास जाएगा तो सिर्फ 10 कैलोरी जाएगा, 10% 100 का। और फिर जब कार्निवोर से ओमनीवोर्स के पास जाएगा तो वो 1 कैलोरी ही जाएगा, ठीक है। तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी में, ठीक। तो ये तो आपका हो गया इकोलॉजिकल पिरामिड्स। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, साइकिल्स ऑफ लाइफ, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है ये कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सब अपने में एक अच्छा ठीक ठाक टॉपिक है, इसमें सवाल भी पूछा जाता है, इसको हम यहाँ बेसिक में समझेंगे, ठीक है। कार्बन साइकिल में क्या होता है, एनर्जी देखो, पहले न्यूट्रिएंट साइकिल में समझते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल में एनर्जी एक डायरेक्शन फ्लो करती है, लेकिन जो है न्यूट्रिएंट साइकिल करते हैं, ठीक है। और ये तीन मेजर बायो जियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, एक तो होता है कार्बन साइकिल, दूसरा होता है नाइट्रोजन साइकिल, तीसरा होता है वाटर साइकिल। याद रखना, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। कार्बन साइकिल में क्या होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन कार्बन बनती है। फिर रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम एक कहाँ आती है कि फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से एक्स्ट्रा कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर एक करंट कनेक्ट में इसका बताऊं आपको, इंडिया का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, एनएपीसीसी 2008 का है, आई होप आप सबने पढ़ा होगा, क्योंकि अभी तो ये रिवीजन क्लास चल रही है, तो एनएपीसीसी का अच्छा खासा पढ़ा होगा सीरियसली अगर आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और इंडिया का जो नेट जीरो है बाय 2070 का टारगेट, वो डायरेक्टली कार्बन साइकिल को बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना, इंडिया का जो एनईपीसीसी है और नेट जीरो है वो कार्बन साइकिल को बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक। और 2024 के प्रीलिम्स से भी शायद ये सवाल पूछा गया था कि क्लाइमेट टारगेट्स पूछा गया था, तो उसमें उसी से रिलेटेड थोड़ा सवाल था, मुझे एग्जैक्टली सवाल याद नहीं आ रहा, बट हाँ नेट जीरो से एक सवाल था रिलेटेड उसी से, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट साइकिल पे, नाइट्रोजन साइकिल। इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, पर प्लांट्स इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। वो यूज कैसे करते हैं, जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। अब नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है, तो नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम वगैरह, ठीक है।
ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो वापस इसको नाइट्रोजन बनाता है। ठीक। अच्छा, एक इसका ओवर यूज ऑफ जो सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होता है, इंडिया में ओवर यूज पंजाब हरियाणा स्टेट्स में नॉर्मली होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक इशू भी क्रिएट होता है कि सॉइल डिग्रेडेशन वगैरह, फिर वाटर पोल्यूशन भी। वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, यूट्रोफिकेशन जो होता है लेक्स का, ठीक है, रिवर्स का, ये सब वाटर पोल्यूशन में आता है। ठीक है, और ये जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन साइकिल को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो अगर कोई कुछ पूछा जाए कि कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे करके पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डिस्टर्बेंस इन नाइट्रोजन साइकिल। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स याद रखना। ठीक है, एक ये पॉइंट ध्यान पे रखना अगर अब सवाल पूछा जा रहा है तो। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर ये तो आपका नाइट्रोजन साइकिल हो गया, फिर आता है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, सिंपल है ये तो, इवापोरेशन से फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन के बाद रन ऑफ होता है, फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इवापोरेशन कैसे, जब सूरज की रोशनी जल स्रोतों पे, यानी जो वाटर बॉडीज होते हैं जैसे रिवर हो गए, ठीक है, ओशन हो गया, इन सब पे पड़ता है, तो इवापोरेशन होता है वहां से। ठीक है, जब इवापोरेशन हो करके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, उड़ करके जब आसमान में जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर क्योंकि कम होता है, अपर इन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर क्योंकि कम होता है, तो वहां पे कंडेंसेशन होता है। ठीक है, जब कंडेंसेशन होता है तो वहां पे कंडेंस होकर के वो फिर बारिश के फॉर्म में वापस पृथ्वी पर गिरते हैं। ठीक है, जब वापस पृथ्वी पर गिरते हैं तो उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, जब प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, तो क्या होता है, वाटर रन ऑफ यानी पानी वगैरह जमीन से होते हुए नदियों वगैरह में जाती है, तो उस प्रोसेस को रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, और जब उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी होता है। ठीक है, तो ये वो कंप्लीट वाटर साइकिल हो गया। अच्छा, अब ये डिस्टर्ब क्या करता है वाटर साइकिल को, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है बड़ा मेजर कॉज है जो वाटर साइकिल डिस्टर्ब करता है। उसको कैसे डिस्टर्ब करता है कि पेड़ फिर डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटते हैं, पेड़ कटते हैं तो ट्रांसपीरेशन कम होता है। ठीक है, तो कम रेनफॉल होता है। आपको पता होगा कि पेड़ भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं बारिश लाने के लिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, ये सब एग्जांपल सब अपने दिमाग में रखना, क्योंकि जब आप यूपीएससी के मेंस का आंसर लिखोगे ना जीएस 3 में, तो ये सब एग्जांपल डालोगे तो करंट एग्जांपल्स हैं तो वो बहुत हेल्प करेंगे। और होपफुली आप प्रीलिम्स निकालने के बाद फिर मेंस तो लिखोगे ही, तो ये सब ध्यान रखना इस एग्जांपल्स। जैसे बेंगलोर का जो वाटर क्राइसिस था 2024 का, वो पार्टली इसलिए था क्योंकि बेंगलोर के जो लेक्स थे और ग्रीन कवर्स थे वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए थे। ठीक है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हुई तो अर्बन वाटर स्कैर्सिटी क्रिएट हुई, तो वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप यहाँ पे था। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट टॉपिक आज का, द ग्रैंड इंटरकनेक्टेडनेस। देखो, रेचल कार्सन का एक साइलेंट स्प्रिंग में एक कोट था 1962 में, उसने कहा था, इस कोट को आप यूपीएससी मेंस के आंसर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, इन नेचर नथिंग एग्जिस्ट्स अलोन। ठीक है, कुछ भी अकेले नहीं रहता। ठीक, सब चीज आपस में हर एक कंपोनेंट जरूरी है, हर चीज का आपस में बैलेंस है बना हुआ है। ठीक है, एक चीज को डिस्टर्ब करोगे तो दूसरा चीज डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और ऐसे करते करते पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब होगा, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, हर कंपोनेंट उसके डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो यही है ग्रैंड इंटरकनेक्टेडनेस। तो देखो, हमने आज एक क्विक रिकैप कर देता हूं मैं इसका। ये देखो, इसमें हमने आज सीखा है ये कि इकोलॉजी एक हायरार्की है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले इंडिविजुअल आता है, फिर पॉपुलेशन आता है, फिर कम्युनिटी आती है, फिर इकोसिस्टम आता है, फिर बायोम आता है, और फिर बायोस्फीयर आता है। और हर लेवल पे ये रिलेशनशिप्स होते हैं, और हर रिलेशनशिप के तौर पे इस पे भी डिपेंडेंसीज हैं, वल्नरेबिलिटी हैं। ठीक है, और यही है आज। और फिर देखो, और एक और चीज लास्ट में कि हर कंपोनेंट मैटर करता है, चाहे वो सॉइल बैक्टीरिया हो या हिमालयन ग्लेशियर, चाहे वो एक सिंपल मैंग्रोव फॉरेस्ट हो या एक सिटी का अर्बन लेक। तो यही है आज का लेक्चर का। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एनवायरनमेंट का, जो जरूरी लगेगा, जो इस बार के प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है,
और आपको कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, एनवायरमेंट ही नहीं और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी अगर कोई डाउट हो, कुछ भी अगर पूछना हो, तो आवर डीएम्स आर ऑलवेज ओपन। आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, देखो हमारा इंस्टाग्राम का यहाँ पे है, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, आप हमें हमारी वेबसाइट पे जाकर के वहां पे भी हमसे पूछ सकते हो, और या फिर हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। जो भी माध्यम आपको, जो भी मीडियम आपको लगे कि सबसे आसान है कनेक्ट करने के लिए, यू कैन चूज, ठीक है। और अगर कुछ भी इशू हो, यू कैन आस्क, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो, टाइम कम है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कीप स्टडिंग। धन्यवाद। जय हिंद।